जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन तीव्र गति से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके जो कारक हैं उनको जानने की आवश्यकता है। तो यदि इनको हम देखने की कोशिश करें तो पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। तो शिक्षण कार्य जो था वह केवल धार्मिक जो ब्राह्मण हैं उन वहीं तक सीमित था और जो जाति के लोग अपने जातीय व्यवसाय की शिक्षा परिवारजनों से ही घर में ही प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता, संकीर्णता से मुक्ति दिलाई, स्वतंत्रता, समानता की जो भावनाएं थी, जो मूल्य थे उनको उत्पन्न किया और वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया, जिसके कारण जो जाति व्यवस्था है वह निर्बल हुई, वह कमजोर हुई। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, लोग सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे। इससे पहले जो व्यवसाय था उसका परंपरागत स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता था, लेकिन औद्योगिकरण में संभव नहीं हो सकता था। तो सभी जाति एक दूसरे के साथ काम करने लगी, जिससे उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी, सामाजिक जातीय भेदभाव दूर हुए और अनेक जातियों ने मिलकर के ट्रेड यूनियन जैसी संस्थाएं बनाई और एक ही दल झंडे कार्यक्रम के आधार पर वे संघर्ष करने लगे और नगरों में सभी जातियों के लोग साथ साथ रहने लगे। उनके बीच जो व्याप्त जातीय भेदभाव थे वे कम हुए। धन का बढ़ता महत्व जो है उसने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया है। जो व्यक्तिगत गुणों और जो धन है उनका महत्व बढ़ने लगा। व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी संपत्ति और उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जो व्यक्तिगत गुण थे उनके आधार पर किया जाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन जो है, इन्होंने जाति व्यवस्था में परिवर्तन, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, वहां पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को भुलाकर आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप प्रांतों, धर्मों, जातियों, भाषाओं से संबंधित लोगों ने एक ही झंडे के नीचे एकत्रित होकर स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन किए। ये सभी साथ साथ रहते थे, खाते थे, उठते बैठते थे और जिससे जातीय भेदभाव समाप्त होने लगे। प्रजातंत्र की स्थापना की गई। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए संविधान में रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया। संविधान के द्वारा सभी को समानता मूलक सबके साथ व्यवहार किया गया, सबको समान अधिकार दिए गए, सबके समान कर्तव्य निश्चित किए गए और प्रजातांत्रिक विचारों के कारण भी जाति प्रथा निर्बल होती हुई दिखाई देती है। धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, तुकाराम, कबीर आदि संतों ने जाति के दोषों की कटी आलोचना की, जातीय छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच की को समाप्त करने में योगदान दिया। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के साथ लोगों की गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों के लोग रेल, बस, वायुयान इत्यादि में साथ साथ यात्रा करने लगे, जिसके कारण उनमें संपर्क बढ़ा और छुआछूत की भावना कम हुई। खान पान के नियमों में कमी देखने के लिए मिली। स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। जो महिलाएं हैं जब शिक्षित हुई तो उन्होंने जातीय बंधनों को तोड़ा। जाति प्रथा के कारण वे जिन परेशानियों को सहन करती थी उनके प्रति विद्रोह किया। जाति से संबंधित विवाह, खान पान के नियमों को चुनौती दी और नवीन शिक्षा प्राप्त स्त्रियां जाति बंधनों को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और वे इसको तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को विकसित किया। संयुक्त परिवारों में जातीय नियमों का बहुत कठोरता से पालन किया जाता था। एकाकी परिवारों की स्थापना के साथ जाति के जो को प्रोत्साहित करने वाले जो पक्ष थे, विचार थे, उनमें कमी दिखाई दी। जाति पंचायतों का ह्रास होने लगा। जैसे जैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो हमें पंचायती राज इत्यादि जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जब जो स्थानीय प्रशासन की जैसे जैसे वहाँ पर उसमें उसका जो स्थानीय प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रणाली जब स्थापित हुई तो जो जाति पंचायतें हैं उनका महत्व कम होने लगा। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जो ये जाति पंचायतें और ग्राम पंचायत थी उनकी जो भूमिका थी उनको वह कम होने लगी। जाति नियमों का उल्लंघन करने वालों को ये दंड दिया करते थे। उनके डर से सभी जाति नियमों का पालन करते थे और जब ये जाति पंचायतें समाप्त हुई तो जाति प्रथा भी कमजोर होती हुई दिखाई दी। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी
और वस्तु विनिमय के माध्यम से और सेवा विनिमय के माध्यम से वे पारस्परिक अंत्यक्रिया करते थे और उनमें पारस्परिक निर्भरता थी। किंतु जब औद्योगिकरण और नवीन व्यवसायों की स्थापना हुई तो जजमानी प्रथा भी टूटने लगी। लोग अपने जातीय व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय करने शुरू कर दिए, जिससे जातीय व्यवस्था संबंधी बाध्यता समाप्त हुई और जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार भी कमजोर होता चला गया। स्वतंत्रता के प्राप्त बाद में भी और स्वतंत्रता से पूर्व भी ब्रिटिश काल में कई कानून इस प्रकार के बने जो कि जाति प्रथा के विरुद्ध थे, जिनमें जाति का समर्थन नहीं किया गया था। तो इन नवीन कानूनों के प्रभाव स्वरूप भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तनों को यदि देखने की कोशिश करें तो जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हमें दिखाई देती है और चूंकि वर्तमान समय में व्यक्तिगत गुण और धन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण निम्न जातियों के व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर धन संचय और प्राप्त किया। उन्होंने चुनाव इत्यादि के माध्यम से उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाया। और अब अनेक बार देखें तो ब्राह्मणों को भी निम्न जातियों के अधिकारियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ इत्यादि का महत्व कम होने के कारण ब्राह्मणों की जो परंपरागत स्थिति थी उसको वह कमजोर हुई। जातीय संस्तरण में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो प्रत्येक जाति है वह जानती है कि कौन सी जाति उससे नीची और ऊंची है, किंतु वर्तमान में इस संस्तरण में परिवर्तन आया है और निम्न जातियां अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में सुधार करके जातीय संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। इस प्रक्रिया को डॉक्टर श्रीनिवास ने इसको संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण का इसको नाम दिया। पहले जाति ही व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित करती थी, किंतु अब गुण योग्यता शिक्षा संपत्ति राजनीतिक शक्ति के आधार पर सामाजिक स्थिति निश्चित होने लगी। बड़े बड़े नगरों में अपरिचितता का लाभ उठाकर कई निम्न जाति के व्यक्ति अपने को उच्च जाति का घोषित करने लगे। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता दिखाई देती है। पहले यह नहीं बदली जा सकती थी, किंतु व्यक्ति अब अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करने लगा। और अनेक ऐसी सेवाएं हैं जिनमें सभी जातियों के लोग कार्य करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, सरकारी सेवाएं, कृषि कार्य में अनेक जातियां लगी हुई हैं। तो इस प्रकार आज एक जाति अनेक व्यवसाय तथा एक व्यवसाय में अनेक जातियां लगी हुई हैं। तो इस प्रकार जो पेशे के चुनाव है वहाँ पर हमें बदलाव दिखाई देता है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन दिखाई देता है। परंपरागत जाति प्रथाओं में खान पान संबंधी निषेध थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चा पक्का भोजन, पवित्रता अपवित्रता की धारणा थी, किंतु अब जो इस प्रकार के जो भोजन प्रतिबंध हैं वह कम होते हुए दिखाई देते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि में सभी जाति के व्यक्ति साथ साथ खाना बनाते भी हैं और साथ साथ खाना खाते भी हैं। जन्म के महत्व में कमी, जाति का बहुत अधिक महत्व था। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण चूंकि होता था इसलिए उसे श्रेष्ठ समझा जाता था, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय शक्ति के कार्य और गुणों का महत्व बढ़ा है। आज योग्य, कुशल एवं साहसी व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन दिखाई देता है। जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना होता था और यही नहीं, जाति प्रथा ने बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह निषेध को प्रोत्साहन दिया, किंतु वर्तमान समय में जाति के विवाह संबंधी जो नियंत्रण है वे कमजोर हुए और अब अंतरजातीय विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि होने लगे हैं। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि दिखाई देती है। परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र और अस्पृश्य जातियों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था, किंतु समाज सुधारकों के और सरकारी प्रयासों के कारण उन्हें उच्च जातियों के समकक्षी अनेक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हुए हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। विधानमंडल, संसद, सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं और कानूनी रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक व्यक्ति के रूप में हम सभी समान हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेता है। जातीय समितियों के निर्माण के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न जातियों ने अपने अपने प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए हैं जो उनके जातीय हितों की रक्षा करते हैं और ये जातीय समितियां जाति को सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता तथा शक्ति प्रदान करने और आर्थिक लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं। जातियों के बदलते हुए संबंध देखने के लिए मिलते हैं। जातियों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे। एक जाति दूसरी जाति की
अपने व्यवसाय के द्वारा सेवा करती थी। और अब जाति के जो ये जजमानी संबंध हैं ये टूटने लगे हैं, राजनीतिक शक्ति को लेकर उनमें टकराव होने लगे हैं, शक्ति के नवीन संबंध पनपे हैं और जो उच्च जातियों के हाथ से निम्न और बहुसंख्यक जातियों के हाथ में अब सत्ता दिखाई देने लगी है। चुनाव इत्यादि के माध्यम से यह हमें दिखाई देता है। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन हमें इस रूप में दिखाई देते हैं। हमारे सामने ये भी सवाल आते हैं कि इज कास्ट चेंजिंग इनटू क्लासेस, क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? तो कुछ लोग कहते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो जाति संरचना में परिवर्तन हुआ है, जिनका महत्व कम हुआ है, व्यवसाय और जाति के आधारों में परिवर्तन हुआ है, तो जाति के भीतर ही वर्ग पैदा होने लगे हैं और जाति ने अपने जातीय संगठन बनाकर वर्ग की विशेषताएं ग्रहण कर ली हैं। इन संगठनों के निर्माण का आधार जो अनेक जो संगठन उत्पन्न हुए हैं इनका यदि हम वर्ग की उत्पत्ति देखें तो इनका उत्पत्ति का आधार जाति नहीं बल्कि इनका समान व्यवसाय है, समान आर्थिक स्थिति है और एक व्यवसाय में लगे विभिन्न जातियों के लोगों में वर्ग चेतना पैदा हुई है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे एक झंडे, एक मंच के साथ एक साथ शामिल होते हैं और देश के विभिन्न भागों में बनने वाले जातीय संगठनों में एकाधिक जातियों के सदस्य भी देखने के लिए मिलते हैं। और इतना सब होने पर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जाति ने वर्ग का रूप ग्रहण कर लिया है या भविष्य में वह बदल जाएगी। जाति का आधार सामाजिक है जबकि वर्ग का आधार आर्थिक है। दोनों की प्रकृति और मौलिक विशेषताओं में बहुत अंतर है। इतना अवश्य है कि समय के साथ जाति में वर्ग की कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देने लगी, फिर भी जाति पृथक है और वर्ग अलग है। और योगेंद्र सिंह का मानना है कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार कुछ जातियां संगठित हो जाती हैं और इस दृष्टि से उनमें वर्ग की विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन ये परिवर्तन क्षणिक होते हैं। ऐसे लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद जातियां पुनः अपने मौलिक प्रकारों जैसे वैवाहिक, सहभोजी और धार्मिक अनुष्ठानों पर लौट आती हैं। और यह कहना भ्रामक है कि भारत में जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। जाति व्यवस्था का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ऑफ कास्ट इन इंडिया, यदि हम यह देखने की कोशिश करें कि क्या भविष्य में जातियां भारत से समाप्त हो जाएंगी, ये यदि नहीं तो उनका स्वरूप क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जब स्थापना की गई, जाति, लिंग और रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव समाप्त किए गए, अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त किया गया, प्रजातंत्र की स्थापना की गई, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए। तो इन कारणों से इस प्रकार की बातें शुरू होने लगी कि जाति समाप्त हो रही है या जाति समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा मानना निराधार है। डॉक्टर शर्मा का मत है कि जाति में समय के साथ अनुकूलन करने और समुत्थान करने की शक्ति है जो जाति व्यवस्था के समाप्त होने के झूठे भय को प्रमाणित सिद्ध करती है। वहीं श्रीनिवास कहते हैं कि जो अनेक राज्य हैं उनमें जाति उभरती हुई जागरूकता और नवीन संगठनों के निर्माण के कारण जाति शक्तिशाली हुई है कमजोर होने के स्थान पर। एक और अंग्रेजी शासन में होने वाले परिवर्तनों ने जाति प्रथा के बंधन ढीले किए, वहीं उन्होंने जाति प्रथा को प्रोत्साहन भी दिया था। अछूत आंदोलन ने जाति की जड़ों को मजबूत करने में सहयोग दिया। जातीय संगठनों के निर्माण ने भी जाति को सुदृढ़ बनाया। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का मानना है कि जाति में होने वाले परिवर्तनों को समुत्थान एवं लचीलेपन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लंबे समय तक जाति राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने वाली सामाजिक संरचनाओं के संचालन के लिए संस्थात्मक आधार प्रदान करेगी। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना उचित नहीं है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। जाति व्यवस्था एक गतिशील संस्था है जो समय एवं परिस्थिति के साथ सदैव परिवर्तित होती रही है और आने वाले समय भी यह आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ है। अतः इसकी समाप्त होने के कोई आसार हमें नजर नहीं आते हैं। तो जाति व्यवस्था के बारे में जो जानकारी आपको आज मिली, आई होप कि आप सभी इस चीज़ से जाति व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।